हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो एवीएस एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। तो आइए पढ़ते हैं एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहला नंबर है वन, पर्यावरण क्या है? केवल पौधों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए, केवल जानवरों के लिए है, हमारे चारों ओर के वातावरण के लिए, या फिर केवल जल के लिए? आपको केवल शब्द अगर मिलता है पर्यावरण में ईवीएस में, तो वो वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें केवल या सिर्फ जैसे शब्दों को इग्नोर करके चलना है, इग्नोर करके हटा के चलना। इसमें केवल है ये नहीं होगा, इसमें केवल है ये भी नहीं होगा, इसमें केवल है तो ये भी नहीं होगा। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है यही पर्यावरण है। हम जिस आवरण से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधे जंगल जीव जंतु से जो घिरा हुआ है हमारा सारा दृश्य, ये पूरा का पूरा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण की रूपरेखा है। ओके प्यारे बच्चों, आइए फिर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, देखते हैं दूसरा वाला। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हमसे पूछता है हवा चलना नहीं, वर्षा होना नहीं, पेड़ लगाना नहीं, वाहनों के द्वारा जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण हो जाता है। जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल में जाकर घुलता है, हमारे ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। यानी कि उसमें घुलने के बाद हमारे श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से आता है और हमारे फेफड़े लंग्स को खराब करता है। इसलिए वायु प्रदूषित नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को लाभदायक नहीं माना जाता है। अगर वायु प्रदूषण नहीं होगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, हम सभी का क्या होगा? अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो इसी तरीके से हमें कोई भी प्रदूषण नहीं करना चाहिए, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, या फिर ध्वनि प्रदूषण हो। हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हमें प्रदूषित नहीं करना है अपने वायुमंडल को, चाहे वो अपने जल को, किसी को भी हमें प्रदूषित नहीं करना है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा इससे। चलो आओ अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल कहता है कि जल प्रदूषण किससे होता है? स्वच्छ पानी से होता है? नहीं। कूड़ा और रसायन, जब हम जल के अंदर कूड़ा कचरा डालेंगे, बड़े बड़े रसायनों का प्रयोग करने के बाद जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको भी नदी नालों के माध्यम से ले जा करके समुद्र में पहुंचाते हैं, नदियों में पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमारे जल क्या होंगे? प्रभावित होंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है कि बड़े बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो मल कचरा कूड़ा निकलता है वो पूरा का पूरा नदियों में ट्रांसफर कर देते हैं, नदियों के अंदर डाल देते हैं। तो इससे हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। तो कूड़ा और रसायन का प्रयोग जल के अंतर्गत कर देना, यानी जल में फेंक देना कूड़ा कचरा, तो हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रह जाएगा, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्षा से नहीं होता है और पेड़ पौधे लगाने से तो वायु का शुद्ध होता है। वायु क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो ध्वनि का मतलब होता है आवाज। तो इससे ये संबंधित है कि हमें आवाज से संबंधित, यानी हवा नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। तेज हॉर्न, देखिए हॉर्न अगर तेज बजाते हैं, जैसे कि डीजे बजाते हैं बहुत ज़्यादा डेसिबल में, तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। आप प्यारे बच्चों ये भी नोट कर लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण की जो मापने की क्षमता है वो डेसिबल है। क्या है? वो डेसिबल है। डेसिबल के माध्यम से हम लोग, उसकी यूनिट है डेसिबल, उसी के माध्यम से हम लोग मापते हैं। इकाई है डेसिबल। एग्जाम में पूछ सकता है डेसिबल क्या है? ध्वनि मापने का यंत्र कि वो कितना डेसिबल में ध्वनि दी जा रही है, बजाई जा रही है। तो तेज हॉर्न क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत किससे बचाती है हमें? ओजोन परत क्या है? ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगिक किरणों से सुरक्षा देती है। अगर ओजोन परत लीकेज हो गया, फट गया, तो हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा, भेड़ बकरियां सब अंधी हो जाएंगे। इसलिए ओजोन लेयर हमारी जीवनदाता परत है। इसलिए हम लोग जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करेंगे तो ओजोन लेयर सुरक्षित रहेगा। ठंड से नहीं, सूर्य की हानिकारक किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरण रेज हानिकारक सूर्य की, तो यह है ओजोन परत हमें सुरक्षा करती है। ओजोन लेयर हमें क्या करता है?
सुरक्षा करता है अल्ट्रावायलेट किरणों से, हानिकारक किरणों से, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें सुरक्षा देता है। कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर वर्षा से, धूल से ये सब नहीं होगा। अल्ट्रा वायलेट किरणें हानिकारक किरणों से हमें सुरक्षा देती है ओजोन परत। आओ अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या माना गया है? पेड़ काटना। तो ये पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अगर पेड़ काटेंगे तो हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा, वायु खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए हमें संरक्षण करना है पेड़ लगा करके। तो क्या करना है? पेड़ लगाना है। प्लास्टिक जलाना है नहीं, कचरा फैलाना है नहीं। तो पेड़ अगर हम लगाते हैं तो हमारा वायु अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन बनी रहेगी, हमें अच्छा ऑक्सीजन लेवल मिलता रहेगा हमारे शरीर को, हमारे ब्लड को। तो सबसे अच्छा ये है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ काटेंगे तो हमारे वायुमंडल में जो है प्रदूषित ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे। आइए फिर अगला सवाल पढ़ते हैं। वनों की कटाई से क्या होता है? वर्षा बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ेगा अगर हम पेड़ की कटाई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। और देखो ऑक्सीजन बढ़ती है नहीं और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हमारा पर्यावरण क्या होगा? बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। जो कुछ है वो सब बिगड़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्हों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 ग्रहण करते हैं, इसलिए हमें CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? जो हमें जीवनदाता गैस कहा जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। 78% है वायुमंडल में, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये भी आप सबसे ज़्यादा अधिक, और ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, इन्हीं दोनों में से कोई पूछेगा। 21% या 78%, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। आओ चलो प्यारे बच्चे अगला प्रश्न देखते हैं। जल चक्र के दौरान कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है और वर्षा होता है। जल चक्र हमारा किस तरह चलता है? जल चक्र पहले क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने के बाद क्या बनेगा? संघनन होगा। इसी प्रक्रिया रत चलता रहेगा, संघनन होगा, उसके बाद बादल बनेंगे, और बादल भारी होने के बाद क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। वर्षा होने के बाद फिर क्या होगा? बहाव होगा। बहाव के बाद क्या होगा? अवशोषण होगा। यही प्रक्रिया, यही हमारा चक्र है प्यारे बच्चों। अवशोषण होगा मतलब कुछ पानी सोख लेगा जमीन, उसके बाद फिर वाष्पीकरण होना प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। यही है जल चक्र हमारा। फिर वाष्पीकरण होगा, यही प्रक्रिया अपनाया जाएगा, तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो सबसे पहले वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षा होगा बादल बनने के बाद। तो पाचन नहीं होता है जल चक्र के अंतर्गत, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही प्रक्रिया है, ये जल चक्र कहलाता है। जैसे कि वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी, फिर बहाव होगा, यानी कि बारिश होने के बाद पानी बहता है, और बहने के बाद कुछ पानी नदी तालाबों में जाता है, समुद्रों में चला जाता है, और कुछ पानी क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, जमीन सूख लेता है, उसके बाद वो भी वाष्पीकरण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से ये है हमारा जल चक्र। क्या है? जल चक्र टॉपिक्स है ये जल चक्र का, हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये जल चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाते हैं, पृथ्वी दिवस। ये भी आप यहीं पे नोट कर लीजिए, पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ओके प्यारे बच्चों, 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? पृथ्वी दिवस बनाते हैं। फिर आइए चलते हैं
हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। इन्हीं तीनों को सिर्फ याद करना है। तो इनमें से आपको देखिए CO2 दिख रहा है, तो CO2 हमारा ग्रीन हाउस गैस है। कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो इस तरह आप इन तीनों को भी याद कर लीजिए। कोई एक भी पूछ सकता है आपसे, या तो ये तीनों दिए रहेंगे उसके बाद एक नहीं होगा, ऑक्सीजन दिया रहेगा तो वो वाला ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये तीन आपको दिया रहेगा CO2, CH4 और N2O। नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको बताना रहेगा कि ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलो अगले आओ प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है। अपघटन जो करते हैं, साफ सफाई करने वाले, जैसे कीड़े मकोड़े, साफ सफाई, बैक्टीरिया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये अपघटन के प्रक्रिया के तहत आएंगे, जैसे कि प्लास्टिक, कागज, कांच और एल्युमिनियम। तो जैव अपघटनीय पदार्थ है, ये ऐसा अपघटन करने वाले हैं। तो वो कौन से होगा? क्या प्लास्टिक अपघटित होगा? नहीं, कागज हो जाएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कांच नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जैव अपघटनीय पदार्थ है। कौन सा है? कागज। कागज हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कागज हमारा आंसर बनेगा। ये जैव अपघटनीय पदार्थ हैं, बाकी और नहीं है। तो कागज जैव अपघटनीय पदार्थ है। ओके प्यारे बच्चों, आओ चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागरों में, यानी कि समुद्र में पाया जाता है, जो 97% अपने आप में नमक है और 3% जो जल है वह समुद्र में नहीं, वह हमें पीने योग्य यानी मीठा पानी है। मीठा पानी कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? इसमें आपको ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर के पानी भी इसमें जुड़ा हुआ है, ग्लेशियर। अगर मिला जुला करके आसानी से अगर हमें जो जल प्राप्त होता है, आसानी से जल जो हमें मिलता है वो सिर्फ 1% है। ये जो पीने योग्य पानी है वो है 3% जो मीठा पानी है। लेकिन जो हम आसानी से जल को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नदी से और भूमिगत जल से, जमीन से, तो कुल मिला जुला करके हमें 1% पीने योग्य पानी हमको प्राप्त होता है बड़े आसानी से। बाकी मीठे जल की जो मात्रा है जो पी सकते हैं वो 3% है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। मीठा पानी कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? 3%। और उसके बाद आसानी से जो हमें जल मिलता है पीने के लिए, जैसे कि भूमिगत यानी जमीन के अंदर से पानी और नदियों का पानी मिल जाता है, तो ये मिला करके 1% पानी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए फिर पढ़ते हैं अगला प्रश्न। यानी महासागरों में सबसे अधिक जल पाया जाता है। समुद्र का पानी जो है 97% जो है नमक के रूप में 97% है जितना पानी है, और 3% कुल पानी का मीठा जल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ये सब नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा होती है, वर्षा का पहला जब बारिश होता है उसमें ज़्यादा अम्लीय की मात्रा होती है। ये पेड़ पौधे और जीव जंतु को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। हम बीमार पड़ जाते हैं अगर अम्लीय वर्षा में हम भीगते हैं, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें पेड़ पौधों को नुकसान होता है। पेड़ पौधों को क्या होता है? नुकसान हो जाता है। पेड़ पौधों को नुकसान होता है, खराब हो जाते हैं, नुकसान होता है, नुकसान हो जाता है, पेड़ खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होने के कारण से पेड़ पौधे और जीव जंतु बीमार पड़ जाते हैं। ये अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, ये भी है कि ताजमहल का जो रंग बदल रहा है, पीला पड़ रहा है, तो वह अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा का कारण है। जो उसका कलर जो है थोड़ा पीला पड़ रहा है, तो वो अम्लीय वर्षा का कारण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3R फार्मूला क्या है? 3R यानी कि R R R 3R। तो ये क्या कहता है? एक कहता है रिड्यूस कहता है, रिड्यूस। उसके बाद फिर कहता है कि हमें रीयूज करना है, रीयूज दोबारा से यूज करना है। और तीसरा कहता है रिसाइकल कहता है यानी दोबारा से उस चीज़ को प्रयोग करिए, इधर उधर मत फेंकिए। अगर प्लास्टिक आप बाजार लेकर गए हैं तो वापस से लेकर आइए, उसको दोबारा से यूज़ करिए। अगर ख़राब हो जाता है
तो ये रीयूज के अंदर आ गया। तो अगर खराब हो गया तो उसको किसी कबाड़ी वालों को दीजिए जिससे उसका रिसाइकिल किया जा सके। कबाड़ी वाला लेके जाएगा, किसी कंपनी को देगा, कंपनी क्या करेगा, उसको दोबारा से उसको गला करके फिर से उसका यूज करेगा, प्रयोग करेगा, उसको नया बनाएगा, तो वो रिसाइकिल हो गया। और रिड्यूस यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करिए, कम करिए, आवश्यकता के अनुसार चीज़ को प्रयोग करिए, तो रिड्यूस हो गया। यानी ऐसे चीज़ का प्रयोग करिए जिससे कचरा कम हो, तो रिड्यूस करो। कचरे वाले वस्तु को, चीज़ों को आपको कम करना है, रिड्यूस करना है। उसके बाद जब आपने यूज़ किया तो दोबारा यूज़ करने की कोशिश करो, तो उसे रीयूज़ कहते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर ख़राब होता है तो उसे कंपनी में दीजिए ताकि उसको दोबारा से बना दें। संसाधनों की कमी नहीं होगी, संसाधनों की पूर्ति हो जाएगी, इससे हमें आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो 3R का फार्मूला ये है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर बनाने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन होगा, तो वो होता है प्रोटीन। बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर, तो बॉडी मेकिंग करता है, बॉडी बनाता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, बॉडी, यानी बॉडी मेंटेन करता है, बॉडी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से वो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा, इससे भी ऊर्जा यानी फैट, इससे भी मिलता है। और विटामिन से हमें रोगों से रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लाता है, रोग से सुरक्षा करता है विटामिन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर को ऊर्जा का मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है, तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। फिर आगे प्रश्न चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी जो शाम होते होते उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, धुंधला दिखाई देता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी से बेरी और डी से रिकेट्स और सी से स्कर्वी रोग होता है। ये सी की कमी से, ये बी की कमी से और ये डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी विटामिन डी की कमी से हो जाता है, हड्डियों वाले रोग हो जाती है। और फिर अगला प्रश्न चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से हमें डी विटामिन मिलता है। आइए अगला देखते हैं। विटामिन B1 की कमी, बेरी रोग। फिर आगे हमारे पास है के का मुख्य, रक्त का थक्का जमना, हड्डियां मजबूत, डी की कमी, आंखों की रक्षा। ए अगर मिलता है, ऊर्जा देना है हमें, तो समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, ये वसा। फिर आगे चलते हैं। दूध किस खनिज का अच्छा उदाहरण है, तो कैल्शियम है। कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन नहीं, आयरन नहीं, तो कैल्शियम हमें भरपूर मिलता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी अगर होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है। खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी से अगर आयरन नहीं लेंगे तो खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो फिर अगर खून की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। घेंगा रोग किस कमी से होता है, तो वो होता है घेंगा यानी कि आयोडीन की कमी से। आयोडीन अगर कम है तो घेंगा रोग हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अच्छे प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से हर प्रश्न हो रहे हैं। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। संतरा यानी खट्टा फल है तो विटामिन सी होगा। खट्टे फलों में हमें क्या मिलता है, विटामिन सी की मात्रा मिलती है। फिर आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडा किसका अच्छा उदाहरण है, प्रोटीन का अच्छा उदाहरण अंडा को माना गया है। और शहद जो है कार्बोहाइड्रेट का माना गया है। ठीक है, आइए फिर अगला प्रश्न। सबसे अधिक ऊर्जा पोषक तत्व तो हमें वसा। ठीक है, और अगला चलिए अगला देखते हैं। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी है। विटामिन डी से हमें सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, सूर्य की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी करते हैं। दालें क्या है, प्रोटीन है। दालें क्या है, सोयाबीन के अंतर्गत अधिक पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, सोयाबीन में और दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलती है। फिर प्यारे बच्चों आओ देखते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग नहीं होगा अगर हम विटामिन डी की मात्रा हो जाएगी। रिकेट्स की बीमारी नहीं होगी अगर डी की कमी है, तो क्या होगा, रिकेट्स यानी हड्डियों वाली बीमारी हो जाएगी, रिकेट्स। ठीक है, और सी से स्कर्वी रोग होगा अगर हम विटामिन सी की मात्रा नहीं लेंगे तो।
फिर आइए चलते हैं, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए। अंकुरित अनाज में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आओ देखते हैं, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए, सभी पोषक तत्व शामिल होना चाहिए संतुलित, जैसे विटामिन, फैट, प्रोटीन, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, इन सभी तत्वों की मात्रा होना चाहिए। तो वो पोषक तत्व वो शामिल होगा तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित ये सभी नहीं अगर शामिल है तो वो असंतुलित आहार हो जाएगा। चलो अब अगला देखते हैं, घी और तेल किस पोषक तत्व है, तो आप जानते हो कि तेल वाला आइटम है तो फैट हो जाएगा। तो फैट चीजें पाई जाती हैं ऑयली में, ऑयल चीजों में फैट ज्यादा होता है। तो घी और तेल में क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, वसा मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रोटी का मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, या प्रोटीन होगा, या कार्बोहाइड्रेट, या विटामिन, या वसा। तो रोटी का मुख्य रूप से कौन पोषक तत्व है इसके अंतर्गत, आप इसका आंसर बताइए। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ बने रहें, इसी तरीके से EVS एनवायरनमेंट, पर्यावरण की जानकारी आपको साझा किया जाएगा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन का कार्य हो सके और हम अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। तो प्यारे दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा नज़दीक आ रहा है तो कम से कम आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाकर रखिए।